अस्सलामुअलैकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन लॉक। जॉन लॉक का नेचुरल राइट्स क्या है? जॉन लॉक एक इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर है, ग्रेट इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर ऑफ 17th एंड 18th सेंचुरी। ऐसे तो जॉन लॉक ने काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, उसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है पॉलिटिकल थियरी में, लेकिन हमारा जो सिलेबस 5th सेमेस्टर के लिए है वहाँ पे सिर्फ जॉन लॉक की नेचुरल राइट्स दिए गए हैं। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ नेचुरल राइट्स पे रहेगा। जहाँ तक जॉन लॉक के जन्म का ताल्लुक है, जॉन लॉक का जन्म 1632 में हुआ और जहाँ तक उनकी मौत का ताल्लुक है तो वो इस दुनिया से 1704 में रहलत फरमाए। तो इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, ग्रेट इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। वैसे तो जॉन लॉक ने काफ़ी किताबें लिखी है, काफ़ी पॉलिटिकल वर्क्स लिखी है, लेकिन सबसे अहम वर्क जो जॉन लॉक ने लिखी है वो है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। 1690 में जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी है। जॉन लॉक ने ये बुक टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट उस वक्त लिखी है जब इंग्लिस्तान में एक अहम डेवलपमेंट हो रही थी। इंग्लिस्तान में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में हुआ इंग्लैंड में, और इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है ब्लडलेस रेवोल्यूशन। ऐसे तो हमें पता है कि मॉडर्न टाइम्स में इंग्लैंड में एक स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल डेवलप हुई, पावर स्ट्रगल स्टार्ट हुई, और वो पावर स्ट्रगल जो स्टार्ट हुई वो किंग्स और पार्लियामेंटेरियंस के बीच। On one side, there were the people who advocated absolutism, those who stand up for absolute rights of kings. On the other hand, there were group of people who wanted that people should have a say in the governance of the country, parliamentarians. तो 1688 में इंग्लैंड में एक घटना घटती है। वो घटना क्या थी? ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जिसको हम ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। जब भी हमें किसी रेवोल्यूशन के बारे में देखते हैं, नज़र रखते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारे ख्यालों में, हमारे ख्यालात में ये आता कि खून रेजी हुई होगी, लेकिन ये वाहिद रेवोल्यूशन था मॉडर्न टाइम्स में इंग्लैंड में जहाँ पे खून रेजी नहीं हुई, रादर पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ फ्रॉम एब्सोल्यूट किंग्स टू द पार्लियामेंटेरियंस। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन, एक अहम डेवलपमेंट जो हुई थी वो थी 1688 में। तो जॉन लॉक ने उसी वक्त अपनी वर्क टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट लिखी है। लॉक वेलकम्ड विलियम ऑफ ऑरेंज, क्योंकि जब इंग्लिस्तान में ये रेवोल्यूशन आया उसके बाद जो बादशाह आए उसका नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज। लॉक वेलकम्ड विलियम ऑफ ऑरेंज एज द ग्रेट रेस्टोरर एंड लॉफुल रूलर। Besides this classic and immortal work, जो ऊपर मैंने किताब आपको बोली है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इसके अलावा भी जॉन लॉक ने कुछ किताबें लिखी है, जैसे लेटर्स कंसर्निंग टॉलरेशन, ये 1689, 90 और 1692 में लिखी उसने। एन एसीज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ये भी 1690 में उसने लिखी। और सम थॉट्स ऑफ एजुकेशन, ये 1693 में जॉन लॉक ने लिखी है। लेकिन सबसे अहम वर्क जो जॉन लॉक की, जिसको हम पॉलिटिकल थियरी में, जब हमें जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़नी पड़ती है, तो वो है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट। जो जॉन लॉक की बुक द टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट है, इसके मेनली दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट वो है जहाँ पे जॉन लॉक फिल्मर, जो एक ग्रेट इंग्लिश पॉलिटिकल थियरिस्ट रहे हैं, फिल्मर को वो रिफ्यूट करते हैं, उसकी
थॉट को वो रिफ्यूट करते हैं। और जो दूसरा पार्ट है इस बुक का, दैट डील्स विद द ओरिजिनल एक्सटेंट एंड एंड ऑफ सिविल गवर्नमेंट। सिविल गवर्नमेंट का इर्तिका कैसे होता है, सिविल गवर्नमेंट कैसे बनाई जाती है, और उस गवर्नमेंट की पर्पस क्या होती है। तो ये जॉन लॉक की ये जो बुक है द टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, जो 1690 में लिखी गई, उसके दो पार्ट है। पहला पार्ट फिल्मर, पहला पार्ट फिल्मर की जो थॉट है उसको रिफ्यूट करता है, फिल्मर की थॉट को रिफ्यूट क्रिटिसाइज करता है। फिल्मर की थॉट क्या थी, दैट किंग्स एंजॉय डिवाइन राइट्स, डिवाइन पावर्स, जो किंग्स है उनके डिवाइन पावर्स है, और राइट्स का जो ऑरिजिन है दैट्स डिवाइन इन नेचर। तो जॉन लॉक ने इसको क्रिटिसाइज किया। और दूसरा जॉन लॉक ने क्या कहा, कभी कभार ऐसा भी कहा जाता है, जॉन लॉक्स वर्क two treatise of government is a gun with two barrels, while one barrel is against Filmer, the other barrel is against Hobbes, because Hobbes also belonged to the social contract tradition. But unlike Locke, he advocated, he supported absolutism. Important concept in Locke's political philosophy is that of natural rights. तो यहाँ पे अब हम जनरल से पर्टिकुलर पे आते हैं। तो जॉन लॉक का जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट जो हमें जानना है, जो अहम कॉन्सेप्ट रहा है जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलॉसफी में है, वो है नेचुरल राइट्स। तो ये नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, तो राइट्स जो होते हैं, राइट्स क्लेम्स होते हैं, एक क्लेम्स होते हैं इंडिविजुअल्स की, जिनको रिकॉग्निशन मिलती है समाज से और जिनको एनफोर्स करती है स्टेट। तो natural rights are the rights, natural rights are the rights enjoyed by the people in the state of nature. According to John Locke, natural rights are the rights which were enjoyed by the individuals, which were enjoyed by the people in the state of nature. क्योंकि we know that John Locke also belonged to social contractualist tradition. So these social contractualists assert that state was created by the people who entered into a contract in the state of nature. State of nature में जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, उन्होंने अपनी म्यूचुअल विल की बुनियाद पे स्टेट क्रिएट की। तो उससे पहले वो एक स्टेज में रहते थे जिसको हम स्टेट ऑफ नेचर कहते थे। तो अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, पीपल एंजॉयड थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरल राइट्स। जो ये पीपल स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे वहाँ पे इनके कुछ नेचुरल राइट्स थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉक द थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरल राइट्स एंजॉयड बाय द पीपल वेर राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। दिस वेयर डज लॉ कम इनटू प्ले, दिस स्टेट ऑफ नेचर, इस स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉ था, नेचुरल लॉ गवर्न कर रहा था, और इस नेचुरल लॉ जो था इट वाज बेस्ड ऑन रीजन, rationality was behind it. According to John Locke, the end of the law, that is natural law, is not to abolish or to refrain one's freedom, restrain one's freedom. इस natural right, natural law जो गवर्न कर रहा था नेचुरल स्टेट ऑफ नेचर में, इसका मेन काम था, इसका मेन काम ये नहीं कि ये लोगों के राइट्स को एबॉलिश या उनको कम करे, रादर इसका मेन काम था प्रिजर्व और एक इंसान की फ्रीडम को एनलार्ज करना, एक इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम इंश्योर करना। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, वायर देयर इज नो लॉ देयर इज नो फ्रीडम। तो फ्रीडम, लॉ एंड लिबर्टी में कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप है, जहाँ जहाँ पे लॉ है वहीं पे लिबर्टी आप एंजॉय कर सकते हो। Of all the natural rights which were available to an individual in the state of nature, जैसे लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जॉन लॉक सबसे अहम फोकस, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा सिट्रस कंसंट्रेशन देते हैं राइट टू प्रॉपर्टी पे। राइट टू प्रॉपर्टी इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अगर हम एक्सक्लूसिवली कहेंगे एक इंसान के पास कितने किस्म के राइट्स थे, हम कहते हैं राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, बट नैरोली जॉन लॉक कहता है कि एक इंसान के पास सिर्फ एक राइट है। इंडिविजुअल्स जो स्टेट ऑफ नेचर में राइट्स एंजॉय करते हैं, सिर्फ एक राइट था, एक किस्म का अधिकार था, वो क्या था, दैट्स अ राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज वनस लाइफ इज हिज प्रॉपर्टी। वनस जब आपकी लाइफ है तो अकॉर्डिंगली यू विल एंजॉय योर फ्रीडम इन द वे यू डिजायर, because John Locke, after all, belonged to
classical liberalism. He belonged to the tradition of early liberals. They asserted that state has a very limited role to play as far as individuals' actions are concerned. Among all these natural rights, Locke is more focusing on right to property. According to Locke, man is a property acquiring animal. अकॉर्डिंग टू लॉक मैन इज अ प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल। अगर हम एरिस्टोटल की एक स्टेटमेंट को जहन में लाएंगे तो एरिस्टोटल कहते थे मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल। तो इंसान क्या है, वो सोशल सामाजिक जानवर है, वो समाज के बाहर नहीं रह सकता है। यहीं पर जॉन लॉक एक स्टेटमेंट देता है कि मैन इज अ प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल, क्योंकि वी नो इन स्टेट ऑफ नेचर एवरीथिंग वाज हेल्ड इन कॉमन। तो इन द बिंग मैन क्रिएट्स प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी कैसे डेवलप होती है? मैन क्रिएट्स प्रॉपर्टी बाय मिक्सिंग हिज लेबर विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। जो नेचर ने हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जो हम कॉमनली एंजॉय कर रहे हैं, तो जब एक इंसान वहाँ पे अपना लेबर एक्सपेंड करेगा, ही विल क्रिएट अ प्रॉपर्टी in order to make the efficacious and profitable use of resources which have been bestowed by nature to the people which were held in common. These resources which were held in common, उनका अच्छा इस्तेमाल करने के लिए, उनका प्रॉपर यूज़ करने के लिए मैन नीड्स टू पुट हिज लेबर। इंसान को अपना हाथ इस्तेमाल करना है, इंसान को एक्शन करनी है, एक्शन के बाद ही आप प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो। Man owns his own person, his hands and limbs. The object with which he mixes his labor becomes his own property by right. तो इंसान का ये राइट है कि अगर वो अपना हैंड, अपनी लिम्ब्स इस्तेमाल करेगा ऑब्जेक्ट्स के साथ, ज़मीन में जो रिसोर्सेज है उनके साथ, तो दैट विल बिकम हिज प्रॉपर्टी। तो लॉक being the advocate of early liberalism, being the proponent of classical liberalism, he believes in the labor theory of value, which means the price of a commodity is determined by the amount of labor expended in manufacturing it. However, Locke does not believe in unlimited right of appropriation. लेकिन यहाँ पे जॉन लॉक जो है वो ये कहता है कि एक इंसान अनलिमिटेड राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन इसका नहीं है। ये सभी प्रॉपर्टी, सभी ज़मीन अपने नाम नहीं कर सकता है। देयर आर सर्टन लिमिटेशंस। जो पहली लिमिटेशन है लेबर लिमिटेशन, वन कैन अप्रोप्रिएट ओनली दैट मच विद विच ही हैज़ मिक्सड हिज लेबर। जॉन लॉक कहता है कि एक इंसान सिर्फ उतनी प्रॉपर्टी अपनी कह सकता है, अपनी रख सकता है, जितने के साथ इसने अपना लेबर मिक्स किया होगा। जहाँ जहाँ पे एक इंसान ने अपना लेबर मिक्स किया होगा, दैट बिकम्स हिज प्रॉपर्टी। एंड एक इंसान पूरी ज़मीन पे अपना लेबर एक्सपेंड नहीं कर सकते। देयर आर अदर्स। दूसरा, सफिशेंसी लिमिटेशन। सफिशेंसी लिमिटेशन कहता है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय हिम, उतना ही वो हासिल कर सकता है जितनी उसकी ज़रूरत है, और उसे दूसरे लोगों के लिए भी रखना है। जो फ्रूट है, फ्रूट में सिर्फ वो उतना अपने लिए रख सकता है जिसकी उतनी जो उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत के मुताबिक वो अपने पास रख सकता है, दूसरों के लिए भी रखना है। तीसरा, स्पॉइलेज लिमिटेशन। स्पॉइलेज लिमिटेशन, ए मैन शुड एक्वायर ए थिंग ओनली इफ़ ही कैन मेक गुड यूज़ ऑफ इट। इंसान को एक रिसोर्स, एक गुड तभी इस्तेमाल करना है, तभी यूज़ करना है जब वो उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंस नथिंग वाज मेड बाय गॉड फॉर मैन टू स्पॉइल और डिस्ट्रॉय, क्योंकि खुदा ने ऐसा कुछ नहीं बनाया कि इंसान ऐसे उसको स्पॉइल कर दे। इफ़ वन टेक्स मोर, अगर इंसान हद से ज़्यादा लेता है तो वो अपने नेबर का शेयर लेता है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देखते हैं कि ये जो लिमिटेशन जॉन लॉक ने इम्पोज की थी on acquiring your property with the invention of money. So with the invention of money, when you have money, you can buy the labor, you can pay him. So these limitations have become irrelevant. In fact, some say that John Locke was the original proprietor or original supporter of capitalism. He supported bourgeoisie ideology. I think
it was enough. So in short, I told you that John Locke was an English political philosopher. John Locke English political philosopher थे. जॉन लॉक 17th और 18th सेंचुरी में रह रहे थे. जॉन लॉक ने इंपॉर्टेंट वर्क जो लिखी है वो है द टू टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट 1690 में लिखी है. जॉन लॉक की जो ये वर्क है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, इसके दो पार्ट्स है. पहला पार्ट ऐसा है जहाँ पे वो फिल्मर की थॉट को रिफ्यूट करते हैं. दूसरा पार्ट ऐसा है जहाँ पे वो पर्पस एंड ऑफ द सिविल गवर्नमेंट कहते हैं. पहले में वो फिल्मर को रिफ्यूट करते हैं, दूसरे में वो हॉब्स को रिफ्यूट करते हैं. तो जॉन लॉक कहता है कि इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर पीपल एंजॉयड इंडिविजुअल्स एंजॉयड थ्री नेचुरल राइट्स लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. अमॉन्ग ऑल दीज राइट्स जॉन लॉक सबसे ज़्यादा फोकस देता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है प्रॉपर्टी को. जॉन लॉक कहता है कि इंसान प्रॉपर्टी एक्वायरिंग एनिमल है. तो प्रॉपर्टी क्या है? एक इंसान के हैंड्स और लिम्ब्स, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए वो ज़मीन में अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट करता है. तो थ्री टाइप्स ऑफ लिमिटेशन जॉन लॉक इम्पोज करता है: लेबर लिमिटेशन, सफिशेंसी लिमिटेशन एंड स्पॉइलेज लिमिटेशन. और ये जो लिमिटेशन जॉन लॉक ने आयद की थी एक इंसान की प्रॉपर्टी पे, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो इरेलेवेंट बन गई, क्योंकि विद द इन्वेंशन ऑफ मनी. और हम कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जॉन लॉक वाज एन एडवोकेट ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, एज C.B. मैकफर्सन से. John Locke supported bourgeoisie ideology. In fact, John Locke was also an advocate of capitalism. I think it was enough, and I think you, my dear students, would have understood the topic. Thanks.